हेलो स्टूडेंट, ठीक। कल के वीडियो में हमने द्विखंडन के बारे में पढ़ा था, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि पढ़ी थी। अब उसके बाद हमने आपको बताया था द्विखंडन के बाद एक विधि संयुग्मन विधि। तो इस वीडियो में हम संयुग्मन के बारे में चर्चा करेंगे। कंजुगेशन, ठीक। संयुग्मन होता क्या है? देखो, संयुग्मन प्रोसेस में हमने कल आपको बताया था कि जब 200 बार द्विखंडन होता है, जब पैरामीशियम की कोशिकाएं 200 बार टूट जाती हैं तो वो कमजोर और शिथिल पड़ जाती हैं, जिससे उनका क्या होता है, हाथ हो जाता है या वो मर जाते हैं। तो अपने वंश को बचाने के लिए कुछ अमीबीज संयुग्मन करते हैं, ठीक। संयुग्मन में क्या होता है, दो अमीबी आपस में कुछ समय के लिए मतलब अस्थायी रूप से एक दूसरे से क्या चिपक जाते हैं और केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या चिपक जाते हैं और केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। और जब केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है तो एक नई पीढ़ी का निर्माण होता है, ठीक। नई पीढ़ी का निर्माण होता है जिससे वो अपने वंश को बचा सकते हैं। तो संयुग्मन में कैसे केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपको हेडिंग डालना है संयुग्मन। इसमें लिखना है दो जीवों के स्थायी मिलाप, दो जीवों के स्थायी मिलाप या जोड़, दो जीवों के अस्थायी मिलाप या जोड़। देखो, अस्थायी और अस्थायी में अंतर होता है। अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, स्थायी मतलब हमेशा के लिए, ठीक। तो दो जीवों के अस्थायी मिलाप या जोड़ को जिसमें ये केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, संयुग्मन कहते हैं। मतलब केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक कोशिका दो नर और मादा कोशिका में टूट जाती है, नर मादा से और मादा नर से संपर्क करता है, जिससे नई संतान का उत्पन्न होता है, नई पीढ़ी का जन्म होता है। कैसे होता है वो अभी हम आगे बताएंगे। ऐसा करने के बाद दोनों जंतुक अलग होकर नई शक्ति व जैव ऊर्जा प्राप्त कर फिर से द्विखंडन करते हैं, ठीक। अब इस प्रकार जब केंद्रकों का आदान प्रदान हो जाता है तो इस प्रकार जो नई संतान बनती है, नए जीव बनते हैं, वो क्या होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और फिर से द्विखंडन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर से उनमें 200 बार द्विखंडन होता है। 200 बार द्विखंडन के बाद वो फिर से संयुग्मन करते हैं। यही प्रोसेस चलती रहती है। आगे लिखो, संयुग्मन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है। संयुग्मन निम्नलिखित
विधि द्वारा होता है। ठीक, देखो क्रम वाइज दिया है तो आपको क्रम वाइज ही लिख लेना है। विभिन्न चरण होते हैं संयुग्मन के। नंबर एक मतलब पहले चरण में होता क्या है कि दो पैरामीशियम आते हैं और अपनी उद्रक सतह, उद्रक का मतलब होता है उद्रक लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखना, सतह ही लिख लेना। जैसे लाइट चली गई है। ठीक, तो पहली विधि में क्या होता है, पहले नंबर में कि दो पैरामीशियम आते हैं और अपनी उद्रक सतहों से क्या होते, चिपक जाते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इनके बीच एक स्थायी सेतु का निर्माण होता है, मतलब पुल का निर्माण होता है। इसी के माध्यम से केंद्रकों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जब ये चिपक जाते हैं तो इनकी सतह जो होती है पेलिकल की बनी होती है, बीच से थोड़ी सी कट जाती है और एक प्रकार के सेतु का निर्माण हो जाता है। तो पहला नंबर में हम लिखेंगे दो पैरामीशियम अपनी उद्रक सतह से, या सतह भी लिख सकते हैं, उद्रक सतह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस अवस्था में इन्हें संयुग्मक या कंजुगेंट्स कहते हैं। कंजुगेट्स मतलब संयुग्मक कितने, दो पैरामीशियम संयुग्मन करके क्या बनाते, संयुग्मक। अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, संयुग्मक। इन दोनों को हम कहेंगे संयुग्मक, क्योंकि दोनों आपस में चिपक गए हैं और संयोग करेंगे तो इसलिए इसे हम संयुग्मक कहते हैं या कंजुगेट्स कहते हैं। ठीक, तो पहली प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों अस्थायी रूप से चिपक जाते हैं और दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, इनमें एक सेतु का निर्माण होता है जिससे केंद्रकों का आदान प्रदान होता है। दूसरा नंबर लिखेंगे जिस स्थान पर दोनों चिपकते हैं, जिस स्थान पर दोनों चिपकते हैं वहां का वाह द्रव नष्ट होने से, वहां का वाह द्रव नष्ट होने से, वहां का वाह द्रव नष्ट होने से दोनों पैरामीशियम के बीच एक अंतर्द्रव सेतु का निर्माण होता है, एक अंतर्द्रव सेतु का निर्माण होता है। ठीक, तो जहां से ये चिपकते हैं, ठीक, जैसे इधर से चिपके तो यहाँ का जो द्रव, वाहित द्रव होता है या जो सतह होती है वो नष्ट हो जाती है
और एक अंतर्द्रव सेतु का निर्माण होता है। अंतर्द्रव सेतु का मतलब क्या होता है, इसका जो अंतर्द्रव है इससे मिलता है, इसका अंतर्द्रव इससे मिलता है। अंतर्द्रव में क्या होते हैं, सभी अंग आते हैं, जो अंदर के द्रव होते हैं, द्रव में जो अंगक पाए जाते हैं वो कहलाते हैं अंतर्द्रव। और इस सेतु के निर्माण पे ये सभी इससे इसमें और इससे इसमें जाते रहते हैं, इन्हीं माध्यम से केंद्रक का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है, तीसरा नंबर डालो। अब इनके केंद्रकों में कुछ परिवर्तन होता है। अब इनके केंद्रकों में कुछ परिवर्तन होता है। जो संयुग्मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो संयुग्मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक। अब जब ये चिपक जाते हैं, सेतु का निर्माण हो जाता, फिर इनके केंद्रक में कुछ परिवर्तन होते हैं जो संयुग्मन का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब तीसरा नंबर में आपने लिखा, अब तीसरे नंबर का फर्स्ट डालो, केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो फर्स्ट में लिखना है प्रत्येक संयुग्मक का मतलब संयुग्मक क्या है, दोनों जब चिपक जाते हैं तो दोनों को क्या संयुग्मक बोलते हैं। तो प्रत्येक संयुग्मक का मतलब इसका भी और इसका भी, प्रत्येक संयुग्मक का लघु केंद्रक गुरु केंद्रक के पास से खिसक जाता है। प्रत्येक संयुग्मक का लघु केंद्रक गुरु केंद्रक के पास से खिसक जाता है। ठीक, लघु केंद्रक गुरु केंद्रक के पास से खिसक जाता है, मतलब दूर हो जाता है। ठीक, ये क्या है, गुरु केंद्रक, ये होता है लघु केंद्रक। मतलब एक दूसरे से दूर हट जाते। क्यों? क्योंकि जो गुरु केंद्रक होता है ये अब विलुप्त हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये दूर होते हैं। आगे लिखो, खिसक जाता और उनका गुरु केंद्रक धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में टूटकर कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। धीरे धीरे छोटे भागों में टूटकर कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। अब जो गुरु केंद्रक होता है वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो कोशिका द्रव्य में वो मिल जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब बचता क्या है, एक ही केंद्रक, लघु केंद्रक इसमें और लघु केंद्रक इसमें। अब लघु केंद्रक में क्या होगा, विभाजन होगा। 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 8 कोशिकाएं, 3 4 बार विभाजन होता है। ठीक, तो अगला नंबर लिखो, तीसरे में दूसरा नंबर लिखो। प्रत्येक संयुग्मक का लघु केंद्रक 2 बार विभाजित होता है। 2 बार विभाजित होता है। इसके फलस्वरूप 4 लघु केंद्रक बनते हैं। इसके फलस्वरूप 4 लघु केंद्रक बनते हैं। मतलब क्या होता है, अब जो एक लघु केंद्रक था दोनों में, इनमें 2 बार विभाजन होता है, इसमें भी और इसमें भी। 2 बार कैसे, एक बार विभाजन हुआ, दूसरी बार विभाजन हुआ, मतलब 4 लघु केंद्रक का निर्माण होता है। पहले विभाजन हुआ, 2 केंद्रक में बन गया।
अब इन दोनों में फिर से दोबारा विभाजन होगा, इससे 2 केंद्रक बनेगी, इससे 2 केंद्रक बनेगी, तो मतलब 1 2 3 4 दोनों में 4 केंद्रक बन जाते हैं। 1 2 3 4 मतलब दोनों में 4 केंद्रक बन जाते हैं। अगला नंबर लिखो तीसरा, इन 4 लघु केंद्रकों में से, इन 4 लघु केंद्रकों में से, इन 4 लघु केंद्रकों में से तीन अदृश्य हो जाते हैं। इन 4 लघु केंद्रकों में से 3 अदृश्य हो जाते, मतलब 4 बने, 4 में से क्या होंगे, 3 क्या होंगे, अदृश्य हो जाएंगे। बचता क्या है, फिर से 1 बचता है, इससे भी 3 अदृश्य हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 ही बचेगा, मतलब 3 अदृश्य हो गए, बचा फिर से 1। और चौथा असमान रूप से विभाजित होकर, और चौथा असमान रूप से विभाजित होकर एक छोटा क्रियाशील नर पूर्व केंद्रक और एक बड़ा अचल मादा पूर्व केंद्रक बनाता है, अचल मादा पूर्व केंद्रक बनाता है। ठीक, तो अब जो एक केंद्रक बचा, दोनों में एक केंद्रक बचा, तो ये असमान रूप से विभाजित होकर एक छोटा, ठीक, जो छोटा होता है वो नर पूर्व केंद्रक होता है, और एक जो बड़ा होता है मादा पूर्व केंद्रक। इसमें भी ऐसे ही होता है, छोटा नर होता है और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, मादा होता है। ठीक, दोनों मतलब दोनों पैरामीशियम में एक छोटा नर पूर्व केंद्रक बनता है, बड़ा मादा पूर्व केंद्रक। देखो जो प्रोसेस पहले में होगी पैरामीशियम वही दूसरे में होगी, ठीक है। तो दोनों में नर और मादा केंद्रकों का निर्माण हो गया है। अब इसमें क्या होगा, नर इस पुल से, जो स्थायी सेतु का निर्माण हुआ था, इससे इसके मादा से कांटेक्ट करेगा और ये इससे कांटेक्ट करेगा, जिससे क्या होता है कि नई संतान का जन्म होता है। आगे अगला नंबर लिखो। अब एक का नर पूर्व केंद्रक, अब एक का नर पूर्व केंद्रक अंतर्द्रवी सेतु से होकर दूसरे के मादा पूर्व केंद्रक से मिलता है, दूसरे के मादा पूर्व केंद्रक से मिलता है। ठीक, वो हमने पहले ही बता दिया था, एक का नर दूसरे के मादा पूर्व केंद्रक से मिलता है, किससे द्वारा, सेतु के द्वारा। जो बीच में अंतर्द्रवी सेतु का निर्माण हुआ है, इसके द्वारा एक दूसरे के नर और मादा युवक मिलते हैं। और एक युग्मनज केंद्रक बनता है, और एक युग्मनज केंद्रक बनता है। ठीक, अब जब मिल जाएंगे
तो दोनों में क्या होगा, युग्मनज केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, युग्मनज केंद्रक, दोनों में युग्मनज केंद्रक। ठीक, युग्मनज क्या होता है, भ्रूण होता है। ठीक, अब आगे अगला नंबर लिखो। अब दोनों संयुग्मक अलग हो जाते हैं, अब दोनों संयुग्मक अलग हो जाते हैं। इन्हें पूर्व संयुग्मी कहते हैं। अब दोनों युग्मक अलग हो जाते हैं, इन्हें पूर्व संयुग्मी कहते हैं। पूर्व संयुग्मी के मतलब, अब जब ये अलग हो गए तो इन्हें पूर्व संयुग्मी कहते हैं, मतलब पहले कभी मिले थे। ठीक, तो इन्हें पूर्व संयुग्मी कहते हैं। प्रत्येक संयुग्मी का युग्मनज, प्रत्येक संयुग्मी का युग्मनज केंद्रक, प्रत्येक संयुग्मी का युग्मनज केंद्रक तीन बार विभाजित होकर, तीन बार विभाजित होकर आठ बराबर के केंद्रक बनाता है, आठ बराबर के केंद्रक बनाता है। ठीक, अब क्या होते हैं, जब इनमें युग्मनज का निर्माण होता है तो ये अलग हो जाते हैं दोनों। तो जब अलग हो जाएंगे तो ये पूर्व संयुग्मी कहे जाएंगे, मतलब पहले कभी मिले थे। तो इसका युग्मनज और इसका युग्मनज ये तीन बार विभाजित होते हैं, जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। तीन बार कैसे, एक बार विभाजन हुआ 2 कोशिकाएं बनी, फिर इन दोनों में विभाजन हुआ 4 कोशिकाएं बनी, फिर इन चारों में विभाजन होगा और 2-2 कोशिकाएं बनेंगी, मतलब केंद्रक बनेगी, कोशिकाएं नहीं। ठीक, जब इनमें देखो, ऊपर देखो केंद्रक है, पहला विभाजन हुआ 2 को केंद्रक बने, इन दोनों में विभाजन हुआ, दोनों से कितने बने 4। अब इन चारों में होगा तो क्या बनेंगे 8 बनेंगे, मतलब 8 केंद्रक बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 केंद्रक बने। अब इनमें से कुछ केंद्रक फिर से मिल जाएंगे, हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे अगला नंबर लिखो। इनमें से 4 बड़े होकर, इनमें से 4 बड़े होकर गुरु केंद्रक बनते हैं, गुरु केंद्रक बनते हैं। अब देखो दोनों में 8-8 केंद्रक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8-8 केंद्रक हैं, क्योंकि इनमें विभाजन हुआ है। तो इनमें से 4 मिलकर 4 केंद्रक मिल जाएंगे और गुरु केंद्रक का निर्माण करेंगे। 4 केंद्रक आपस में मिलेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे और गुरु केंद्रक का निर्माण करेंगे। तो लिखो, इनमें से 4 बड़े होकर गुरु केंद्रक बनते हैं और शेष 4-3 अदृश्य होकर, और शेष 4 में से 3 अदृश्य हो जाते हैं, और शेष 4 में से 3 अदृश्य हो जाते हैं। अब देखो 4 मिलकर बड़े केंद्र, बड़ा केंद्रक बना लिया, मतलब गुरु केंद्रक। अब बचे 4 में से 3 क्या होते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, अदृश्य। बचता कौन है, 1। ये क्या होता है, लघु केंद्रक। लघु केंद्रक छोटा होता है, गुरु केंद्रक बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि 4 केंद्रक मिलके एक गुरु केंद्रक बनाते, इसलिए बड़ा होता है। लघु केंद्रक एक ही केंद्रक होता है, तो इसलिए वो छोटा होता है। और चौथा, 1 मिनट रुको, और चौथा विभाजित होकर लघु केंद्रक बनता है, और चौथा विभाजित होकर लघु केंद्रक बनता है, बनाता है।
संयुग्मी के विभाजन के फलस्वरूप पैरामीशियम में, संयुग्मी के विभाजन के फलस्वरूप पैरामीशियम में अनुप्रस्थ दिशा में दो भाग हो जाते हैं। अनुप्रस्थ दिशा में दो भाग हो जाते हैं। प्रत्येक में एक लघु केंद्रक तथा एक गुरु केंद्रक होते हैं। प्रत्येक में एक लघु केंद्रक तथा गुरु केंद्रक होते हैं। मतलब जब संयुग्मी अलग होते हैं तो तभी से इनके बीच में एक खाई और खांच का निर्माण होने लगता है। ठीक, और जैसे ही एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक बनते हैं, खांच से ये फिर से द्विखंडन करने लगते हैं। अब जब जो नया जीव बना फिर से ये द्विखंडन करेंगे तो 200 बार द्विखंडन करेंगे। जब ये कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर से ये संयुग्मन करेंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस होती है। एक नंबर और लिखो, इसी के नीचे एक नंबर और लिखो। अब इस प्रकार से प्राप्त प्रत्येक प्रत्येक पैरामीशियम का लघु केंद्रक, प्रत्येक पैरामीशियम का लघु केंद्रक फिर विभाजित होता है, फिर विभाजित होता है और दो भागों में बट जाता है, और दो भागों में बट जाता है। इसके बाद शरीर भी अनुप्रस्थ दिशा में बट जाता है। इसके बाद शरीर भी अनुप्रस्थ दिशा में बट जाता है और प्रत्येक में एक लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक होता है, और प्रत्येक में एक लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक होता है। मतलब ये बात की अवस्था है कि जब ये दो भागों में बटने लगता है तो दोनों में एक एक लघु केंद्रक गुरु केंद्रक हो जाता है। ये हमने द्विखंडन हुआ है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब 20 से दो भागों में बटे तो ये क्या होता है, द्विखंडन होता है। ठीक, संयुग्मन के बाद जब नया पैरामीशियम बन जाता है तो तुरंत ही द्विखंडन प्रोसेस चालू कर देता है। ठीक, फिर वो 200 बार द्विखंडन प्रक्रिया करता है। ठीक, तो इसके बाद वो द्विखंडन करना स्टार्ट कर देता है। अब आगे लिखना है संयुग्मन का महत्व, इसका महत्व क्या होता है। ठीक, तो संयुग्मन का महत्व में आपको तीनों लिखना है, लिख लेना। महत्व क्या होता है, महत्व वही होता है कि दो पैरामीशियम के अलग अलग जीन जब मिलते हैं तो एक नई संतान का जन्म होता है। मतलब नए प्रकार की संतान का जन्म होता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग जीन्स होते हैं, तो इस प्रकार से नई संतान का जन्म होता है। ठीक, और इसमें अगला क्या है कि अगर वो संयुग्मन ना करें तो वंश को ही खो दें, मतलब अपने वंश को बचाने के लिए वो संयुग्मन करते हैं। क्योंकि जब 200 बार द्विखंडन होता है तो वो क्या बिल्कुल लचर हो जाते हैं और शिथिल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो अपने वंश को बचाने के लिए वो संयुग्मन करते हैं। तो ये लाभ हैं, तो आपको तीनों लाभ लिख लेना है। ठीक, बाकी ये आज आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब जो अगला चैप्टर है कल आपको बताएंगे। ठीक, आपको इतना कर लेना है।